Hello guys, welcome to Study IQ. So guys, let's move to the part 2 then. Part 2 is basically related to the deindustrialization and railways. ये दोनों के ऊपर थोड़ा सा एनालिटिकल एस्पेक्ट भी हमको देखना है बिकॉज यूपीएससी हैव आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डीइंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देयर आफ्टर आल्सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रेलवेज. इनको बेसिक एस्पेक्ट में तो आपको एक एक लाइन में वही याद रखना है जो हमने पहले लेक्चर में देखा हुआ था कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडिया में एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है विलेज लेवल पे, उसको ख़त्म किया गया ताकि ब्रिटेन से आने वाला फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में बेचा जा सके. इफ़ देर इज़ एन इंडिजीनियस कॉम्पिटिशन देन ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर माल इज़ मोर चीपर बिकॉज लोकल लेवल पे बन रहा है. ब्रिटिशर्स का माल विल बी मोर एक्सपेंसिव, बाहर से आ रहा है, तो वाई विल पीपल बाय एक्सपेंसिव माल विच इज़ कमिंग आउटसाइड फ्रॉम इंडिया. पीपल विल प्रेफर लोकल मार्केट एंड दैट्स व्हाई इंडिया का सिस्टमेटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया. एंड वैसे ही रेलवेज इसमें हमेशा से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है. हमने डलहौजी का मिनट ऑन एजुकेशन देखा था एंड मिनट ऑन रेलवेज देखा था एंड डलहौजी का मिनट्स ऑन रेलवे 1853 में दिया था. उसका ओवर्ट ऑब्जेक्टिव था कि वी नीड टू ब्रिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडिया टू लंदन एंड लंदन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इंडिया में विलेज लेवल में भेजना है. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? वी आर गोइंग टू कनेक्ट पोर्ट ऑफ बॉम्बे विद द मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री. पेशावर, कैलकाटा, मद्रास फीडर रूट्स बनाए जाएंगे. विलेज लेवल पे ब्रिटिश माल पहुंचाया जाएगा, रॉ मटेरियल लाया जाएगा. तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा और इन डिटेल जाते हैं इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर दैट इज़ इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश पार्ट 2. बट अगेन आगे जाने से पहले गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स. एंड अगर आपको मुझसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछना है देन यू कैन आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ माइंड. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस वन दैट इज़ डीइंडस्ट्रियलाइजेशन. ये डीइंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देख के रखा हुआ था कि व्हाट इज़ दिस डीइंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर में मैंने अभी आपको समझा के रखा था कि इंडिया में अब बेसिकली विलेज लेवल पे एक इंडस्ट्री बैठी हुई है. ये विलेज लेवल पे इंडस्ट्री कौन सी बैठी हुई है? तो से फॉर एग्जांपल जब हम लोग विलेज लेवल की बातें करते हैं, यहाँ पे एक अग्रेरियन पॉपुलेशन है. ये अग्रेरियन पॉपुलेशन फूड बना रही है. सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल राइस है, व्हीट है, या फिर यू कैन से बार्ली है एंड देयर आफ्टर फिर लोकल वेजीज है, वेजिटेबल है. तो सारी कमोडिटीज ये लोग बनाते हैं. एट द सेम टाइम विलेज लेवल पे जैसे अग्रेरियन कम्युनिटी है वैसे एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि हैंड से बनने वाला क्राफ्ट. क्राफ्ट मतलब ऑब्वियसली आपका जो धंधा है वो आपने जो करके रखा हुआ है या फिर स्किल है. तो ये लोग कौन है? देन ऑब्वियसली ये ऑयल मेकिंग इंडस्ट्री है, ये शू मेकिंग इंडस्ट्री है, वैसे ये जैगरी मेकिंग इंडस्ट्री यू कैन टॉक अबाउट. वैसे ही अल्टीमेटली यू कैन टॉक अबाउट बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल जो लोकल लेवल पे आपको लगेंगे. देयर आफ्टर यू कैन टॉक अबाउट पॉटर्स या फिर पॉटरी जो है वो आपको दिखाई देगी, या फिर इवन आयरन स्मिथ दिखाई देंगे. अल्टीमेटली कौन है? देन ऑब्वियसली विलेज लेवल पे ये हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हैं कि मतलब ये कोई ना कोई तो रॉ मटेरियल को यूज़ करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वाया यूजिंग देयर ओन स्मॉल इंडस्ट्री. जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल मेकिंग या फिर जैगरी, इनके लिए घाना आपने सुना होगा, लकड़ी का घाना होता है. यानी घाना से अल्टीमेटली ऑयल एज वेल एज जैगरी पहले के लेवल पे बनाई जाती थी. वैसे ही आपने इंडिया में ट्रेडिशनल कॉटन लूम्स सुने होंगे, तो ये कॉटन लूम्स इनके पास रहेंगे, विलेज लेवल पे बनाएंगे. अग्रेरियन पॉपुलेशन अपना मटेरियल इनको देगा, फिर ही अपना मटेरियल अग्रेरियन पॉपुलेशन को देंगे. दैट वाज अ बार्टर ट्रेड दैट वाज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री सिंस एजेस. तो एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी इंडिया में हमेशा से ही रही है. ये होती है आपकी बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी. जो आपको लोकल लेवल पे चाहिए वो लोकल लेवल पे मिलेगा. देयर इज नो नीड टू ब्रिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया. एंड यही सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी अब डिस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है. पहले तो इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कैरी आउट किया जाएगा एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैरी आउट करके अल्टीमेटली इंडिया का कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर भी कैरी आउट किया जाएगा अंडर ब्रिटिश पॉलिसी. जो हमने पहले भी देख के रखा था कि आफ्टर 1813 ये प्रोसेस काफ़ी एक्सेंचुएट हुई. विलेज लेवल पे पुलिस, आर्मी मैन एंड आफ्टर फिर गोमास्ताज, लठियाल इनको भेजा गया. इन लोगों को जो टोटली निस्त नाबूद कर दिया गया, इन लोगों को ये प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया गया. अल्टीमेटली दे वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप एंड आफ्टर ये जो सारी पॉपुलेशन है ये अग्रेरियन पॉपुलेशन में कन्वर्ट करवाई गई. अब ये सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में ही देख के रखी हुई थी. बट बाय एंड लार्ज जिसको आप इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आप बोलोगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो विलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली हैंडीक्राफ्ट है, आपने उसको बर्बाद कर दिया. एंड देयर आफ्टर इवन फूड प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया आपने कमर्शियलाइजेशन में, दैट इज़ कैश क्रॉप में.
तो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये फोर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का हमेशा से ही रहा है। ये ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली इंडिया में कैरी आउट किया, एंड आफ्टर दे स्टार्टेड टू टेल इंडियन कि भाई देखो ये तो वैसे भी ख़त्म होने वाली चीज़ थी, इसलिए हमने ख़त्म कर दी। क्यों? बिकॉज मशीन मेड प्रोडक्ट के सामने हाथ से बनाया हुआ माल नहीं टिकेगा। व्हाट ब्रिटिशर्स लाइड और व्हाट ब्रिटिशर्स फेल टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि वो इंडस्ट्री अगर इंडिया में बनती तो उसका फ़ायदा इंडियंस को ज़्यादा होता। अपने वो इंडस्ट्री ब्रिटेन में बनाई, एंड वो इंडस्ट्री जो है उसकी वजह से ब्रिटेन में एम्प्लॉयमेंट हुआ। देर आफ्टर मैक्सिमम प्रॉफिट ब्रिटेन ने खाया, बिकॉज हम सिर्फ रॉ मटेरियल दे रहे हैं एंड फिनिश गुड ये चढ़े दामों के ऊपर या फिर बढ़ाए हुए दामों के ऊपर हम लोग खरीद रहे हैं। तो एवरीथिंग वॉज इन द बायसनेस ऑफ ब्रिटिशर्स और इन द स्क्यूडनेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड दैट्स वाई ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हमेशा से क्या रहा है, तो ऑब्वियसली क्रिटिसाइज पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। ये ब्रिटिशर्स ने ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का क्यों कैरी आउट किया, तो उसके पहले कुछ रीज़न देखेंगे। अभी हमने इसके पहले भी कुछ रीज़न देखे थे कि अब ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब उनको रॉ मटेरियल चाहिए जो इंडस्ट्री में जाएंगे, ये इंडस्ट्री में अल्टीमेटली फाइनल गुड बनेगा। फाइनल गुड बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए, ना ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल ना ब्रिटेन के पास फाइनल गुड बेचने के लिए मार्केट। तो फिर आपके पास अगर दोनों चीज़ नहीं है देन यू विल लुक फॉर अ कॉलोनी, एंड व्हाट वाज द बेटर कॉलोनी देन इंडिया। बिकॉज हमने पहले ये कंपेयर करके रखा है कि कैसे ब्रिटिशर्स के हाथ से अमेरिका जाने के बाद दे स्टार्टेड टू शिफ्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया। वैसे ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसी ये भी एक हमेशा से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है। ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी आफ्टर 1813 जैसे इंडिया इनके अंडर आ गया पूरा का पूरा, देन उसके बाद हमने देखा था कि उसे उन्होंने फोर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन के ऊपर फोकस दिया बिकॉज ऑफ द मर्केंटाइल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटेन। उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको फाइनल गुड बेचना है, तो इंडिया में अभी आप फोर्सफुली करवाओगे। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1853 ऑन बॉडी प्रोसेस एक्सेंचुएट ही होती चली गई। फिर सारा माल जो है फाइनल गुड बॉम्बे में लाया जाएगा, फ्रंटियर मिल से पेशावर, मद्रास, कैलकाटा, वहाँ से फीडर रूट से अल्टीमेटली विलेज लेवल पे बेचा जाएगा। यही विलेज लेवल से रॉ मटेरियल उठाए जाएंगे, पहले फ्रंटियर मेल्स ऑफ पेशावर, दर आफ्टर मद्रास, कैलकाटा यहाँ पे लाए जाएंगे, वहाँ से बॉम्बे, बॉम्बे से शिप पे भरोगे एंड दर आफ्टर लंदन में बेचोगे। तो एक्सेंचुएशन ऑफ द प्रोसेस इज ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू रेलवे, एंड विच प्रोसेस देन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस, एंड दर आफ्टर फिर एनहाइलेशन ऑफ द पैट्रन्स। पैट्रन्स मतलब कौन? देन ऑब्वियसली विलेज लेवल की जो इंडस्ट्री है बना के रखने का काम राजा रजवाड़ों ने किया था। अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें तो दो सिस्टम हम लोगों ने मीडियल पीरियड ऑफ टाइम में मैंने आपको काफ़ी इलेबोरेटली समझाई थी। अय्यगार सेटलमेंट अंडर विजयनगर एम्पायर, अंडर आफ्टर फिर 12 बलूतेदारी सिस्टम अंडर दक्खनी रूलर्स। क्या है ये अय्यगार या फिर 12 बलूतेदार? तो ऑब्वियसली ये सर्टन फैमिलीज़ है जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री करेगी लोकल लेवल पे, एंड ये राजा लोगों ने विलेज लेवल पे भेज के रखी थी ताकि सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी डेवलप्ड हो। ऑब्वियसली अब राजा ही नहीं बचा आपका, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, राजा रजवाड़े चले गए। तो फिर ये विलेज लेवल पे जो आर्टिजानल क्राफ्ट्समैन या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल वर्कर बैठे हुए वो उनको फिर पैट्रोनाइज कौन देगा, उनको पैसा कौन देगा, उनके सर पे हाथ कौन रखेगा? कोई नहीं है। एंड दैट इज़ अल्टीमेटली ये लोगों का डिस्ट्रक्शन जो हुआ, एंड इसका भी ब्लेम हमेशा ब्रिटिशर्स के ऊपर ही जाता है। देर आफ्टर फिर चेंज ऑफ प्रेफरेंसेस, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। वाई चेंज ऑफ प्रेफरेंसेस इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट? बिकॉज ऑफ द मैकॉलेज मिनट वी वांट टू क्रिएट इंडियंस who are Indians only in blood and color but British in moral, opinion, taste and intellect। तो ब्रिटिश टेस्ट इंडिया में डेवलप करना और कर दी ना उन्होंने। इम्पोर्टेड आइटम हमको आज भी प्यारे लगते हैं, बराबर की नहीं। आईफोन ख़रीदना पसंद करोगे या फिर माइक्रोमैक्स का फ़ोन ख़रीदना पसंद करोगे, तो ऑब्वियसली आप आईफोन ख़रीदना पसंद करोगे। तो ये चेंज ऑफ प्रेफरेंसेस है, एंड जब चेंज ऑफ प्रेफरेंसेस विल बी इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्टेड मटेरियल, देन फिर इंडिजीनियस आर्टिजानल इंडस्ट्री, क्राफ्ट इंडस्ट्री ये नहीं टिक पाएगी। इनके क्राफ्ट का कोई वैल्यू नहीं बचा है, यूज़र डिमांड ही नहीं है उसमें। लोगों को फॉरेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट चाहिए, एंड थैंक्स टू एजुकेशनल सिस्टम और वो सिनेरियो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ है थैंक्स टू मैकॉले। देर आफ्टर फिर रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है कि रोल ऑफ इंटरमीडियरीज की अगर बात करें देन ऑब्वियसली इंटरमीडियरीज पहले के टाइम पे वी कैन से कि क्या कर रहे थे। देन ऑब्वियसली पहले के टाइम पीरियड में इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे, बट अब ये इंटरमीडिएट जैसे ही ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चालू कर दिए तो उसके वजह से भी लोकल लेवल पे एट्रोसिटी इन्होंने कैरी आउट की, जैसे गुमास्ताज है, लठियाल्स है, एंड अल्टीमेटली इन्होंने सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का करवाया।
तो अल्टीमेटली जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का हुआ वो क्यों हुआ वो भी हमने देखा, इसके फैक्टर्स अभी हम लोगों ने देखे, एंड आफ्टर फिर इसके कंसिक्वेंसेस भी देखेंगे। सबसे पहले तो निगेटिव कंसिक्वेंसेस। निगेटिव कंसिक्वेंसेस में सेल्फ सफिशिएंसी जो है विलेज इकोनॉमी की वो ख़त्म हो गई। अभी हमने देखा था कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज मतलब क्या होता है, तो दिस इज सेल्फ सफिशिएंसी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री सारी विलेज लेवल पे अवेलेबल है, एंड एक बार्टर ट्रेड चल रहा है। अब ये पूरा कोलैप्स हो गया, इन लोगों को तो सिस्टमैटिकली एनहाइलेट किया गया, इनका फूड प्रोडक्ट कमर्शियल प्रोडक्ट में बदला गया। अभी कमर्शियल प्रोडक्ट ब्रिटेन में जाएगा, रॉ मटेरियल जो वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और इंडिया में इन्हीं लोगों को लाके बेचा जाएगा, बिकॉज अब ये है नहीं ना, तो ब्रिटेन से सारा माल बनेगा एंड इंडिया में आएगा। वैसे ही अब प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर भी बढ़ा, जो हमने कल भी बात करके रखी थी कि धीरे धीरे यू विल क्लियरली सी कि देयर इज़ नॉट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द लेबर फोर्स इन आवर कंट्री। अग्रेरियनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी किया गया, lots of people were shifted to the agriculture from what then obviously from the other profession, craft and industrial profession, and traditional industry जो इंडिया की वो पूरी की पूरी नेस्तनाबूद हो गई, ख़त्म हो गई। विलेज में अब बस पीजन पॉपुलेशन है, फार्मिंग पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन कैश क्रॉप लेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, एंड ये कैश क्रॉप लंदन में बेचा जाएगा, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट आएगा जो विलेज विलेज लेवल पर किराना माल की दुकान के थ्रू आप बेचोगे। तो दैट इज़ द निगेटिव कंसिक्वेंसेस। वैसे अल्टीमेटली अगर पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली अब इंडिया में मार्केट इकोनॉमी बढ़ेगी, ये एक पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस आप ले सकते हो। यही मार्केट इकोनॉमी का फाइनली इंडिपेंडेंट इंडिया ने फ़ायदा उठाया, एंड इंडिया आज पिछले 70 साल में इतना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। एक्सचेंज सिस्टम अब इंडिया में धीरे धीरे आनी चालू हो गई, वी गॉट इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल मार्केट, एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म इंडिया में आया, एंड ये एक्सचेंज मैकेनिज्म का फ़ायदा अब इंडिया को हो रहा है। करेंसी वैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये एस्पेक्ट अपने इकोनॉमी में पढ़े ही होंगे। वैसे ही फिर अल्टीमेटली न्यू बेस ऑफ इंडस्ट्रीज आया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आर ऑब्सोलीट, दे आर आउटडेटेड, ये नोशन इंडिया में चला, एंड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इंडिया का फोकस गया। इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एज वेल एज सेकंड 5 ईयर प्लान, इसमें हमेशा से हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया ने प्रेफर किया है, बिकॉज नाउ यू हैव टू सिस्टम, एक ब्रिटेन की हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है और इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो आउटपुट निकल रहा है, वो जो इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, उसके सामने फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं टिकने वाली है। तो न्यू बेस ऑफ द इंडस्ट्री भी हमको दिखाई देता है, एंड देयर आफ्टर फिर एमर्जेंस ऑफ द लेबर क्लास। इंडिया इज़ ऑलवेज फेमस फॉर द चीप लेबर मार्केट, इंडिया आज भी चीप लेबर के वजह से काफ़ी फेमस है, और इंडिया इज़ वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द FDI बिकॉज ऑफ इट्स चीप लेबर मार्केट। तो ये सिनेरियो भी ब्रिटिशर्स ने ही डेवलप करके रखा हुआ है। तो जो इमर्जेंस ऑफ द लेबर क्लास, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज़ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। कि अभी तक हम लोगों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, निगेटिव कंसिक्वेंसेस देख लिए। मैंने आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी समझाया, ये थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से है। मेंस में ही ऐसे सवाल आएंगे कि भाई बताओ क्या है पॉजिटिव निगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करो, दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चन। एंड वैसे अल्टीमेटली रेलवे, जो मिनट ऑफ रेलवेज हमने देखे थे, अब उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एज फार एज रेलवेज आर कंसर्न, देन ऑब्वियसली रेलवेज जो है इसको इंडिया में लाया क्यों गया था, देन ऑब्वियसली रेलवेज को इंडिया में लाने का पर्पस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से एसोसिएटेड है, कि सारा माल इंडिया में सर्कुलेट करना है, तो रेलवेज विल बिकम आर्टरी ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। ये इंडिया से रॉ मटेरियल मुंबई, बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, लंदन से बॉम्बे, बॉम्बे से वापस से रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट सारा का सारा इंडिया में फैलाने के लिए ये सारी रेलवे जो डेवलप करके रखी हुई है। यानी जो रेलवे जो बेसिकली जब डेवलप होनी जो चालू हो गई, इसके वजह से इंडिया में मल्टीपल इम्पैक्ट पड़े। इनफैक्ट रेलवे के ऊपर हमेशा ये भी कहा जाता है कि इट प्रूव्ड आउट टू बी कंड्यूसिव फॉर द सोशल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर कंट्री, एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम इट कैरिड आउट इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर कंट्री। कि रेलवे ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल थी, इंडियंस के लिए नहीं थी, उसका ऑब्जेक्टिव भी वही था। बट धीरे धीरे ऑब्वियसली रेलवेज की मदद से पीपल्स ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर पर्टिकुलर प्लेस, एंड लोगों के बीच में नेशनलिज्म डेवलप भी हुआ। ये स्टेटमेंट हम लोगों ने पहले भी देखा था कि रेलवेज डिड इन इंडिया व्हाट रेलवेज डिड इन इंडिया दैट दे मेड इंडिया नेशन, बिकॉज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा, लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, एक दूसरे की बात की, तब जाके तो आपकी एनमिटी, झगड़े जो है लोगों के बीच के, वो कम होंगे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द रेलवेज। इसका नीड क्यों था? मार्केट एक्सेस, टेरिटोरियल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, एंड फॉर मिलिट्री मोटिव। हमने सारी चीज़ें देखी है। मार्केट एक्सेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बॉम्बे, पेशावर, मद्रास, कैलकाटा,
टेरिटोरियल कंट्रोल ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। टेरिटोरियल कंट्रोल एंड मिलिट्री मोटिव बाय एंड लार्ज सेम ही पॉइंट है। अल्टीमेटली अगर आपको टेरिटरी आपके अंडर रखनी है तो लॉजिस्टिक्स चाहिए आपके पास, ट्रांसपोर्ट, मीन्स एंड कम्युनिकेशन आपको डेवलप करने पड़ेंगे। डलहौजी ने सारी चीज़ों पे फोकस करके रखा था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रोड कंस्ट्रक्शन, पोस्टल कंस्ट्रक्शन, टेलीग्राफिक कंस्ट्रक्शन एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन। तो रेलवे वॉज ऑलवेज अ स्कीम इन अ लार्जर स्पेक्ट्रम ऑफ द डलहौजी's प्लान ऑफ क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज डेवलपमेंट, जिसके ऊपर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैन रूल दिस पर्टिकुलर कंट्री। एंड इसमें फाइनेंशियल कैपिटलिज्म ऑलवेज एक्टेड एज एन इंसेंटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म? देन ऑब्वियसली गारंटी सिस्टम कि 25 ईयर्स में अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है देन ब्रिटिश विल गिव यू 5% फिक्स रिटर्न ऑन वॉट एवर इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड, विच इज़ बेसिकली वॉट, देन ऑब्वियसली फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। इंडिया की रेलवे डेवलप की गई इंडिया की इकोनॉमी को लूटने के लिए, यानी रेलवे डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिश कंपनीज को दे दिया गया ताकि डबल लूट इंडिया में मचे। तो नीड ऑफ रेलवे जो है एवरीथिंग ब्रिटिश फाइनेंशियल मोटिव ही सेटिस्फाई करता है। देर आफ्टर अब इसके भी थोड़े बहुत इम्पैक्ट जो हम लोग को देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में सोशल इम्पैक्ट की बात करेंगे कि मूवमेंट ऑफ पीपल एंड फ्रैटर्निटी। ब्रिटिशर्स हमेशा से ये क्लेम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो क्लेम सही भी है, कि उन्होंने इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप करवाया। और कैसे करवाया? उन्होंने रेलवेज कंस्ट्रक्ट किए और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड की, एंड इसका फ़ायदा हुआ ना इंडिया में। दादा भाई नौरोजी या फिर एम जी रानडे एक जगह से या फिर बॉम्बे से जब कैलकाटा गए तो रेलवेज में ही गए, एंड कैलकाटा में उतरने के बाद जब उन्होंने बंगाल बेस्ड लीडरशिप से बातें की तो वो किस में की? ऑब्वियसली उन्होंने वो बातें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही इनिशियल लेवल पे चालू की। इंग्लिश वॉज ऑलवेज अ लिंगुआ फ्रैंका, बिकॉज आज भी अगर एक से फॉर एग्जांपल हिंदी एंड तमिल मिलते हैं तो किस लैंग्वेज में बात करेंगे? ना हिंदी पर्सन विल प्रेफर टू स्पीक इन तमिल, ना तमिल पर्सन विल प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी। तो एक न्यूट्रल लैंग्वेज आपको लगेगी, दैट इज़ इंग्लिश, एंड यही ब्रिटिशर्स ने दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेलवेज ब्रिटिशर्स ने ऑर्डिनरी पॉपुलेशन के लिए ओपन अप रखी थी। क्यों रखी थी? नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन, बट रेलवे में टिकट लगेंगे एंड टिकट से अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट होगा। बट इसका फ़ायदा इंडियंस ने उठाया। 1853 ऑनवर्ड रेलवे जब बननी चालू हुई उससे जस्ट 90 ईयर्स पहले 1761 में हमने बैटल ऑफ पानीपत देखा हुआ था, एंड उसमें 2.5 लाख की सिविलियन मराठा पॉपुलेशन वेंट इनटू नॉर्थ डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूज वॉरफेयर। क्यों? बिकॉज भगवानों का एक्सेस नहीं है ना, तो मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं था, वेरियस किंगडम्स थी। अब वो बेसिकली किंगडम जो है एक यूनिफाई कंट्री बन चुकी है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अवेलेबल है, देन पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू रोम, एंड यही रोम टू रोम जो हुए पीपल दे रोम्ड अराउंड कंट्री। इसके वजह से मूवमेंट ऑफ पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रैटर्निटी इंडिया में हुआ। एंड ये हमेशा से आपको ध्यान में रखना है कि रेलवेज आर स्टिल आर्टरी ऑफ आवर कंट्री, एंड रेलवेज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन आवर कंट्री। आज भी डेवलप रेलवेज़ में जब बुलेट ट्रेन या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात आती है तो इट इज़ अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर अस। तो ऑब्वियसली नेशनलिज्म का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट रहा है। देयर आफ्टर फिर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कि यूनिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, अल्टीमेटली ऑब्वियसली यूनिफिकेशन वॉज इन फेवर ऑफ द ब्रिटेन, बट वी कैन सेफली कंक्लूड कि एटलीस्ट पेशावर से लेके कन्याकुमारी तक का एरिया सारा ही अब एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंडर आ गया। मार्केट इंटीग्रेशन इंडिया का हुआ, मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में चालू हो गए, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी रेलवे की वजह से जनरेट हुए। अपने रेलवे लाइंस डाली, अपने रेलवे स्टेशंस बनाए, अल्टीमेटली रेलवे स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ आवर कंट्री। वैसे ही एक ज़माने में अंग्रेज़ों के अंडर भी रेलवे यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ आवर कंट्री, एंड इसमें सारे के सारे लोग इंडियंस ही तो थे। एक गोरा बंदा थोड़ी ना विलेज लेवल के रेलवे स्टेशन में जाके काम करेगा। वैसे मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से फैसिलिटेट हुई कि आपने रेलवे बांधी, इसकी वजह से कोल, आयरन, स्टील एक जगह से दूसरे जगह आप लेके गए, तो कोल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया भी काफ़ी बड़ी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट जो है हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही आपको कहना है, बिकॉज ये इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट धीरे धीरे अब इंडिया के फेवर में आएगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 सिचुएशन, जिसकी लेटर ऑन हम बातें करेंगे। देयर आफ्टर फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर बात करें तो ऑब्वियसली नेशनलिस्ट लीडर ने इसको यूज़ किया, वर्नाकुलर प्रेस ने इसको यूज़ किया, एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन से कि जो मास मूवमेंट 1920s, 1930s, 1940s में उसने भी इनको यूज़ किया। इनफैक्ट कांग्रेस जो है हमेशा कांग्रेस स्पेशल चलाता था कि जहाँ पे भी सेशन होना है वहाँ पे जाने के लिए स्पेशल ट्रेन ही कांग्रेस बुक कर देता था फ्रॉम डिफरेंट एरिया, ताकि इंडिया के डिफरेंट लोग जहाँ पे सेशन है वहाँ पे आ पाए। वैसे अल्टीमेटली वर्नाकुलर प्रेस ने एक जगह का लिटरेचर दूसरे जगह पे सर्कुलेट करने के लिए
वो पर्टिकुलर लिटरेचर भी ट्रेन के थ्रू ही यहाँ वहाँ पे भेज के रखा था। एंड एज आई टोल्ड यू, नेशनलिस्ट लीडर ने ही अर्लीस्ट लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किए वाया रेलवे, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करके ये डिसाइड किया था कि दिस पर्टिकुलर कंट्री इज़ वन नेशन। वी आर नॉट बंगाली, वी आर नॉट मराठी, वी आर नॉट पंजाबी, वी आर नॉट मद्रासी, वी आर इंडियन। एंड ये नोशन क्यों डेवलप्ड हो पाया? बिकॉज इनिशियल पीरियड से ही नेशनलिस्ट लीडर ने ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट डेवलप करना चालू किया था वाया रेलवेज। वो रेलवे में भूम है, उन्होंने इंडिया के डिफरेंट लीडर से कांटेक्ट किया एंड दर आफ्टर फिर ये आइडियोलॉजी इंडिया में लाने की कोशिश की कि वी आर वन नेशन। एंड दर आफ्टर फिर रेलवे के अगर निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, गांधी जी का एग्जाम्पल आपने हमेशा से देखा है, इवन दो इट वॉज इन साउथ अफ्रीका, इंडिया में भी वही होता था। तो ये एक बेसिकली निगेटिव एस्पेक्ट है कि रेलवेज जो है उसमें हमेशा से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, ये जो एस्पेक्ट है आपको आज भी दिखाई देंगे, ट्रेन में रहते ही है। तो इनमें फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का एक्सेस हमेशा ब्रिटिशर्स की होता था, इंडियंस नेवर हैड एन एक्सेस टू इट। तो रेलवे बिकम अ यूनिट ऑफ, और बेसिकली वी कैन से मैनिफेस्टेशन ऑफ रेसिज्म इन आवर कंट्री। देन आफ्टर फिर रेलवे की वजह से इजी मूवमेंट ऑफ सोल्जर हुई। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो इंडिया हारा या फिर इंडिया के सोल्जर हारे, उसके दो बड़े भी रीज़न थे, एक तो रेलवे एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न हमेशा से रहा है टेलीग्राफिक लाइन। तो रेलवेज की वजह से मास मूवमेंट ऑफ द सोल्जर्स वर फैसिलिटेटेड। इवन लेटर ऑन सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया पे इन्वेजन करेंगे विथ इंडियन नेशनल आर्मी, देन ऑब्वियसली वो इन्वेजन भी रोकने के पीछे रेलवेज ही इंपॉर्टेंट थी। ब्रिटिशर्स could swiftly move their soldier across the border and they were in a battle preparedness because of the availability of the soldier। जो सुभाष चंद्र बोस म्यांमार साइड का अराउंड नहीं था, वो म्यांमार से इम्फाल आ रहे थे मणिपुर। वैसे भी रूल ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ये भी एक हमेशा से निगेटिव एस्पेक्ट है। नॉट ओनली ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बट पूरा विलेज इकोनॉमी ही पकड़ लो कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विलेज में एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट विलेज में, दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसी वजह से हुआ बिकॉज रेलवेज वेर अवेलेबल। ये माल रेलवे के थ्रू लंदन में गया एंड लंदन से फिनिश गुड ये विलेज में रेलवेज के थ्रू ही आए। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमी वी कैन टॉक ओवर हियर। एंड देयर आफ्टर फाइनली फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी का काफ़ी सिग्निफिकेंट फिलोसॉफी रहा है। इसको भी लेटर ऑन हम लोगों को देखना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है और इसको कैरी कैसे किया गया था। बट दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट एंड दैट बेसिकली सम्स अप टुडेज लेक्चर। बट अगेन जाने से पहले कंक्लूजन में कार्ल मार्क्स का हमेशा से एक फेमस स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि इंडियन रेलवेज इन इंडिया ट्रूली बिकम द फोर रनर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो बेसिकली इंडियन रेलवे जो उसी की वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन अब धीरे धीरे इंडिया में होगा। कार्ल मार्क्स ने ये ऑब्जर्वेशन करके रखा था। ओरिएंटेशन में मैंने आपको मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी समझा के भी रखी थी। तो ये बेसिकली न्यूट्रल स्टेटमेंट है, इसको यू कैन यूज एनीवेयर।